जोहार, जयमुल निवासी में संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। 8 अगस्त को यानी रविवार के दिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस रमन्ना ने एक कानूनी सेवा से जुड़ी ऐप का उद्घाटन किया। एक ऐप लॉन्च किया गया और उस उद्घाटन समारोह में उस ऐप के बारे में जानकारी दी और ये भी उन्होंने कहा कि पुलिस स्टेशन जो है वो मानवाधिकारों की रक्षा करने में सक्षम नहीं है या पुलिस स्टेशन में ही मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, जबकि पुलिस को ये अधिकार दिए गए हैं, उनकी ये जिम्मेदारी है कि कानून व्यवस्था के साथ नागरिकों के मानवाधिकारों की भी वे रक्षा करें। उन्होंने कहा है कि जो थर्ड डिग्री की बात है वो बहुत बड़े पैमाने पर होती है, पुलिस स्टेशन में ही लोगों की मृत्यु होती है बहुत ज्यादा पिटाई करने से। तो ये सभी मामले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इन्होंने उठाए हैं और वो एक बड़े चर्चा का विषय है। अभी पुलिस स्टेशन की क्या स्थिति है, पुलिस किस प्रकार से बर्बरता करती हुई दिखाई देती है, हमने किसान आंदोलन में भी हमने देखा है, या छात्रों का आंदोलन है वहां पर भी हमने देखा कि पुलिस सरकार के पक्ष में जो आंदोलनकारी है उनका दमन करने के लिए काम कर रही है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ वाम से भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर वामन मेश्राम साहब एमएन टीवी से जुड़े हुए हैं नई दिल्ली से, मैं उनका स्वागत करता हूं। इसके अलावा हमारे साथ एमएन टीवी के मुख्य संपादक कुमार काले सर भी जुड़े हैं। हम दोनों मिलकर मेश्राम साहब से कुछ सवाल करेंगे, खासकर न्याय विभाग और जो पुलिस की बर्बरता है उस पर। सर, सबसे पहले तो स्वागत है एमएन टीवी पर। और सबसे पहला जो सवाल है वो ये है कि भारत में मानवाधिकारों का हनन करने वाली सबसे बड़ी संस्था अगर कोई है तो वह भारतीय पुलिस है, ऐसा रमन्ना, इनका जस्टिस रमन्ना जो है उन्होंने ये कहा है। ये काफी गंभीर आरोप या गंभीर बात उन्होंने कही है। कल तक आम लोग कहते आ रहे थे, लेकिन अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं। इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ये कहना कि पुलिस चौकी के अंदर सबसे ज्यादा मानवाधिकार का उल्लंघन होता है और सबसे ज्यादा थर्ड डिग्री का इस्तेमाल होता है। संविधान में ये लिखा हुआ है और वो भी मौलिक अधिकार में लिखा हुआ है कि जिसके खिलाफ आरोप है जी, उसको अपने ही खिलाफ गवाह नहीं बनाया जा सकता। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, इसका मतलब थर्ड डिग्री के साथ है। थर्ड डिग्री दी जाती है जिन पर आरोप है। तो थर्ड डिग्री देने के दो परिणाम होते हैं। एक, जो वास्तविक अपराधी है वो थर्ड डिग्री सहन ना करने की वजह से जो सच्चाई है वो उगल देता है। ये एक बात है। दूसरा, निर्दोष आदमी है, उसके ऊपर थर्ड डिग्री इस्तेमाल करने से वो थर्ड डिग्री से बचने के लिए अपराध ना करने के बावजूद भी कबूल कर लेता है कि हाँ मैंने किया। इसकी वजह से क्या होता है, जिसके खिलाफ आरोप है उसको ही अपने खिलाफ गवाह बनाया जा रहा है, जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। और यदि मौलिक अधिकार का उल्लंघन है तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को यह पावर दिया गया है कि मौलिक अधिकार की रक्षा करे। मौलिक अधिकार की रक्षा करने की जिम्मेदारी जिस सुप्रीम कोर्ट को दी गई है, उस सुप्रीम कोर्ट का हेड कहता है कि सबसे ज्यादा मानवाधिकार का उल्लंघन पुलिस चौकी में होता है। ऐसा बयान देने भर से ये बंद हो जाएंगे। चीफ जस्टिस का ऐसा बयान देने से क्या ये थर्ड डिग्री बंद हो जाएगा? क्या ये अपने ही खिलाफ गवाह देने का
और गवाह देने के लिए मजबूर करने का जो सिस्टम है वो बंद हो जाएगा, उसके मानवाधिकार का मामला रुक जाएगा उल्लंघन का, ये तो नहीं कहा जा सकता। इसलिए भारत की प्रजा जो है वो जिस सुप्रीम कोर्ट पर मौलिक अधिकार के उल्लंघन के विरोध में संरक्षण देने का अधिकार दिया गया है, उसके लिए कुछ खास प्रयास सुप्रीम कोर्ट के द्वारा होने चाहिए, ऐसी भारत की प्रजा उम्मीद करती है। और ये उम्मीद तब और बढ़ जाती है जब सुप्रीम कोर्ट का जो हेड है, सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है, वो खुद ही ऐसी बात कह रहे हैं। तो इसका मतलब है उनके पास केवल जानकारी नहीं है, वो सारा डाटा आ गया है, उसके आधार पर उनको बयान देने मात्र से काम नहीं होगा, इसका इलाज करना होगा। और इसका इलाज जो है, इसका बंदोबस्त जो है वो पुख्ता तौर पर यानी बीमारी का जो कारण है उस कारण को निपट लेने का इलाज करना होगा। जी। ये ध्यान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये किया जाना चाहिए। दूसरी बात, जी। हमारे देश में कानून बनाकर ह्यूमन राइट्स कमीशन बनाया गया है। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के ह्यूमन राइट्स चैप्टर के ऊपर भारत सरकार ने साइन किया, उसके आधार पर भारत सरकार के द्वारा ह्यूमन राइट्स कमीशन बनाया गया और उस कमीशन का चेयरमैन लगभग अब तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बनाया जाता है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उसका चेयरमैन बनाया जाता है, और ये चेयरमैन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने की वजह से सारे दुनिया के लोगों को ऐसा लगता है कि भारत जो है मानवाधिकार के बारे में बहुत गंभीर है। ये बात एकदम झूठ है, गलत बात है। मानव अधिकार का जो कमीशन है उसके द्वारा खाना पूर्ति करने के अलावा कुछ नहीं होता है, मेरा खुद का तजुर्बा है, मेरा खुद का अपना झाबुआ केस का मेरा खुद का तजुर्बा है, अनुभव है। और कोर्ट ने हमारे फेवर में निर्णय दिया, इसका मतलब है राज्य सरकार के पुलिस ने झूठा रिपोर्ट मानव अधिकार में दाखिल कर दिया और वो मान लिया, जिनके खिलाफ आरोप था उनका ही रिपोर्ट मानव अधिकार ने मान लिया, मानव अधिकार कमीशन ने मान लिया। और वहां के कोर्ट ने हमारे फेवर में निर्णय देकर यह सिद्ध कर दिया कि वो रिपोर्ट झूठा था। जी, लेकिन तो इसका मतलब है कि जो मानव अधिकार कमीशन है, जिस मकसद के लिए बनाया गया, वो भी खाना पूर्ति करने के काम में लगा हुआ है। वो कुछ करता हुआ दिख नहीं रहा है, केवल नोटिस इश्यू करता है और कुछ करता हुआ दिखता नहीं है। क्या इस तरीके के संवैधानिक अधिकार जो है, जैसे न्यायपालिका को अधिकार है, उसी तरीके के विशेष अधिकार ह्यूमन राइट कमीशन के पास होंगे तभी तो वो कुछ एक्शन ले पाएगा। क्या मानव अधिकार, अगर ह्यूमन राइट्स कमीशन बनाया गया, कानून बनाकर बनाया गया, अगर उनको किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं दिया गया, अगर ऐसी कोई कमी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो उसका चेयरमैन होते हैं अगर खलता है, तो उन्होंने कोई भारत सरकार को कि हमको जो पर्याप्त अधिकार नहीं दिए गए, ऐसा कोई रिपोर्ट तो सबमिट किया नहीं अभी तक। नहीं सर, यही परिस्थिति एससी कमीशन की है, यही ट्राइबल कमीशन की, वुमन कमीशन की भी यही हाल है कि कमीशन तो इनके नाम पर बने, मगर उनके पास केवल सुनवाई के लिए कोई लोग आते, उनकी वो बात सुनते हैं और लेटरबाजी करते हैं। कोई एक्शन इनके द्वारा की गई ऐसा कोई मामला हमारे सामने अभी तक नहीं आया। तो मैं क्या कहता हूं, बात आपकी सही है कि एससी एसटी कमीशन के चेयरमैन तो पॉलिटिकल लोग होते हैं जी। और वो पॉलिटिकल लोग होते हैं एससी एसटी के, जिनके बारे में बाबा साहब अम्बेडकर का कहना है कि ये ज्वाइंट लोकटेट से चुनकर आने वाले दलाल और बड़े लोग हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब कमीशन बनाया था तो कमिश्नर था, कांग्रेस ने कमिश्नर का सिस्टम खत्म कर दिया, संविधान संशोधन करके पॉलिटिकल लोगों को लाया। यानी उनको क्या किया कि जो चेयरमैन है उसको कैबिनेट का दर्जा देते हैं जी, और जो सदस्य है उनको राज्य मंत्री का दर्जा देते हैं। इससे उनको कांग्रेस को फायदा हुआ कि उनको मंत्रिमंडल में लेने की जरूरत खत्म हो गई और इधर उनको नामधारी रखा।
चूंकि वो पॉलिटिकल लोग हैं, वो इस तरह का कोई हैस्टी एक्शन नहीं ले सकते, इसलिए जो व्यवस्था चलाने वाले लोग भी बच गए और वो किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करते और उन्होंने किसी प्रकार का रिपोर्ट सबमिट नहीं किया। पहले कमिश्नर होते थे तो हर साल पार्लियामेंट को रिपोर्ट सबमिट होता था और उस रिपोर्ट पर पार्लियामेंट में हर साल बहस होती थी। जब से ये पॉलिटिकल बॉडी आई है तब से ये चर्चा ही बंद हो गई और ये रिपोर्ट भी सबमिट करना बंद हो गया, जो कंपलसरी किया था बाबा साहब आम्बेडकर ने। यानी जो पहले थोड़े बहुत अधिकार थे जिसके आधार पर चर्चा होती थी, संसद में चर्चा होने की वजह से ये शासक वर्ग दुनिया के सामने शर्मसार हो जाता था, उनको लज्जा लगती थी दुनिया के सामने। अब ये भी बंद हो गई। तो मेरे कहने का मतलब है, ऐसी कोई बॉडी तो है ना नहीं, ह्यूमन राइट्स कमीशन की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर्ड जो है वो चेयरमैन होता है। वो भारत सरकार को रिपोर्ट सबमिट कर सकते हैं कि हमको तो कोई कानूनी अधिकार ही आप लोगों ने नहीं दिया जी, तो उसका मैं चेयरमैन क्यों बनूं? जी सर, अभी जैसे आपने कहा कि जस्टिस रमन्ना के द्वारा ये जो बयान आए पुलिस की बर्बरता को लेकर या पुलिस स्टेशन में जो एट्रोसिटीज होती है उसको लेकर उन्होंने बात कही। पिछले काफी दिनों से जस्टिस रमन्ना अलग अलग मुद्दों को लेकर, खासतौर पर सामाजिक मुद्दों को लेकर काफी मुखर होकर अपनी बात रख रहे हैं और अलग अलग मुद्दों पर उनकी बात भी आई है। न्यायपालिका को ज्यादा अकाउंटेबल बताने की बात वो कह रहे हैं और अभी इसमें उन्होंने एक मुद्दा जोड़ा कि पुलिस को ज्यादा संवेदनशील बनाने की जरूरत है। तो क्या केवल इस तरीके की बयानबाजी करके पुलिस के चरित्र में, खास तौर पर भारत की जो पुलिस है इसका अपना एक चरित्र है, तो उस चरित्र में बदलाव आएगा आपको ऐसा लगता है? सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अहम सवाल है। देखो, भारत में जो ब्राह्मण लोग हैं, 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया अंग्रेजों ने। और अभी ऐसी भी जानकारी आई है कि इस मुद्दे पर उनका गुप्त समझौता है और वो गुप्त समझौते की सारी जानकारी माउंटबेटन के डायरी में लिखी हुई है। वो डायरिया अंग्रेज लोगों ने अभी तक पब्लिश नहीं की। वो डायरिया जो है वो पब्लिश होने के बाद ये मामला खुलासा हो जाएगा, मगर वो डायरिया पब्लिश नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब अंग्रेजों को भी इसकी जानकारी है। दूसरा, अंग्रेज लोग उस जानकारी को इसलिए डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं क्योंकि भारत का शासक वर्ग एक्सपोज हो जाएगा। तो भारत के शासक वर्ग की अंग्रेजों को चिंता करने की क्या जरूरत है, मगर अंग्रेज उनकी चिंता कर रहे हैं। भारत उनका उपनिवेश तो रहा नहीं, तो भारत के ब्राह्मण शासक वर्ग को बचाने का काम क्यों कर रहे हैं? तो ब्राह्मणों ने, जो 3.5% ब्राह्मण हैं, उन लोगों ने हमारे देश में जब 26 जनवरी 1950 को देश संविधान लागू हो गया और संविधान ने लोगों को अधिकार दिए, संविधान ने अधिकार दिए, तो ये स्वाभाविक रूप से जैसे जैसे चुनाव होता रहा, लोगों में जागरण, चुनाव के बारे में जागरण बढ़ रहा है एक्सरसाइजिंग ऑफ वोट से, और उस वजह से बहुत सारे रीजनल दल बने, बहुत सारे रीजनल दल। ये रीजनल दल आमतौर पे वर्ना सिस्टम में शूद्र लोगों के, वो शूद्र लोगों के रीजनल दल है आमतौर पे। और ये कांग्रेस के अंदर बहुत सारे शूद्र थे, तो ये शूद्रों का समर्थन लेकर ब्राह्मण सेंट्रल गवर्नमेंट में अपनी सरकार बनाते थे और शूद्रों को मुख्यमंत्री बनाते थे। जिन शूद्रों को वो मुख्यमंत्री बनाते थे वो किसान जाति हुआ करती थी और इनके खेतों पर एसटी, एससी, ओबीसी के लोग मजदूरी करते थे, और तो इसकी वजह से उनका अत्याचार का रिलेशन डेवलप हो गया। तो कांग्रेस ने अत्याचार करने वाले जाति समूह के लोगों को मुख्यमंत्री बनाने का प्रचलन शुरू किया और उन्होंने, जो अत्याचार करने वाले जाति समूह है, उन्होंने राज्य सरकार में अपना ढांचा खड़ा किया पुलिस का जी,
और वो पुलिस का ढांचा उनके जातियों से बना हुआ है, या तो ब्राह्मण से बना हुआ है, या तो ऊंचे जाति से बना हुआ है, और शूद्रों की प्रमुख जाति से बना हुआ है जिसकी सरकार होती है। वो तो अत्याचार करने वाली जाति से रिलेटेड है। तो ये तो ढांचा बना उन्होंने इस तरह से, इसकी वजह से ये अत्याचार निरंतर हो रहा है, क्योंकि पुलिस को वो तो बेलगाम है, उनको कोई लगाम तो लगाया नहीं जाता। इससे ये सारा का सारा मामला डेवलप हो गया। और पॉलिटिकल सिस्टम में कोई चेक एंड बैलेंस तो है नहीं, क्योंकि उनके ही नियंत्रण में सत्ता है, अत्याचार करने वाले के ही नियंत्रण में सत्ता है। तो बैलेंस करने के लिए जो काम जुडिशियरी को करना चाहिए वो तो उन्होंने किया नहीं। इफेक्टिव हस्तक्षेप करने का काम जो करना चाहिए वो किया नहीं। इफेक्टिव हस्तक्षेप करने के लिए जो करना चाहिए अभी तक जुडिशियरी ने किया है, ऐसा कोई सबूत उपलब्ध नहीं है। यदि ऐसा होता तो क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बयानबाजी करने के लिए ये मसला जीवंत रहता, जिंदा रहता? तो मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि ये मौलिक अधिकार का भी उल्लंघन है, इसलिए बहुत ज्यादा पावर जो है सुप्रीम कोर्ट के पास है। और सुप्रीम कोर्ट में 97% जो लोग हैं वो अपर स्ट्राटा के लोग ही, ब्राह्मण तत्सव ऊंचे जाति के लोग ही चीफ जस्टिस बने रहे हैं। और रमन्ना अगर मान लो कम्मा जाति के है तो कम्मा तो रिजर्वेशन वाला है नहीं। अपर लेयर सुधरा जिसको, जैसे आपने भी कहा कि अपर लेयर सुधरा से है वो। हाँ। तो ये एक बयान दे रहे हैं, उनको भी मालूम है अगर इस तरह से कोई पहल करने का काम जुडिशरी के लेवल पर किया गया तो बहुत बड़ा चेक आ जाएगा और बहुत सारे पुलिस वालों की नौकरी चली जाएगी। अगर साल में 10-20 लोगों की नौकरी हर साल जाती रहेगी तब तो सुधार आएगा। तो वही सवाल मैं आपको इसी से जुड़ा कर पूछना चाहता हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इस तरीके की बात रख रहे हैं और मुखर होकर ये कह रहे हैं, तो वो बयानबाजी करने के साथ साथ में नियंत्रण की कोई व्यवस्था बनाने के लिए कोई पहल कर सकते हैं या ऐसी कोई व्यवस्था बनाई जा सकती है? ऐसा अधिकार उनके पास है, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर करने की सिस्टम बना सकते हैं। क्योंकि उन्होंने तो कहा कि पुलिस स्टेशन के बाहर अपने अधिकारों के बोर्ड लगाए जाए, आपके मौलिक अधिकार क्या है, आपको किस तरीके से। मान लो बोर्ड लगा दिए गए तो निष्क्रिय व्यवस्था है, पैसिव व्यवस्था है जी। बोर्ड लगा दिया, कौन पढ़ेगा? कौन पढ़ेगा उसको? ये बात है। पहली बात तो जो पीड़ित व्यक्ति है वो पढ़ेगा, वो तो पीड़ित है, वो क्या कर लेगा? उसको तो अपने अधिकारों का पता तो चलेगा कि भाई मुझे पुलिस स्टेशन में ये अधिकार संविधान ने दिए हैं। हाँ, यही तो समस्या है कि ऐसी कोई सिस्टम अवेलेबल नहीं है जो पुलिस सिस्टम के विरोध में इफेक्टिव उन लोगों को प्रोटेक्शन देने का काम करे। तो बोर्ड के बजाय कोई इफेक्टिव सिस्टम बनाया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल एक काम किया जा सकता है, नागरिकों की दक्षता समिति बनाई जा सकती है रूल ऑफ लॉ लागू करने के लिए पुलिस चौकी में, तो ये तो जिंदा व्यवस्था हो जाएगी और ये सुपरविजन की व्यवस्था हो जाएगी और सुपरविजन के बाद उनको कार्रवाई करने का अधिकार दिया जाए। अगर दक्षता समिति को सुपरविजन करने का अधिकार दिया गया और ये ऑटोनॉमस सिस्टम डेवलप किया जाए जो राज्य सरकार के अधीन नहीं रहेगा, तो चेक्स और बैलेंस रहेगा। सत्ता दिया तो सत्ता तो अनियंत्रित होती है, तो दक्षता समिति से ये काम होगा कि वो बैलेंस हो जाएगा। उनका ये कहना था कि किसी व्यक्ति के ऊपर अगर कोई उसको पकड़ा जाता है, पुलिस उसको हिरासत में लेती है, तो उसको वहीं से लीगल एड जो मिलने की जो कमी है, इस वजह से कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते हैं। उन्होंने एक बात उसमें ये भी कही कि केस रजिस्टर होने के कुछ ही घंटों में उसका फैसला होता है कि उसकी आगे की दिशा क्या होगी। उसी शुरुआती घंटों में अगर उसे कुछ लीगल एड, प्रॉपर लीगल एड मिल जाए उसके जो लीगल राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए, तो मामला आगे तक बढ़ेगा नहीं। मत तो यही तो मैं कह रहा हूं कि लीगल एड का कोई मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप किया जाए, कोई मशीनरी हो जिंदा जो देख रेख करे और उनको करे, और वहां पीड़ित आदमी के साथ पुलिस चौकी के अंदर वो खुद जाए।
उसका एड करने के लिए, हेल्प करने के लिए, वो अकेला ना जाए वहां। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि थर्ड डिग्री की क्या जरूरत है? अमेरिका में थर्ड डिग्री नहीं है, यूरोप में थर्ड डिग्री नहीं है। अमेरिका में और यूरोप में थर्ड डिग्री ना होने के बावजूद भी अपराध का रेट बहुत नीचे है। तो इंडिया में थर्ड डिग्री होने के बावजूद भी अपराध का रेट, अपराधियों को सजा होने का रेट ज्यादा नहीं है। तो पुलिस का ये दावा होता है कि कन्फेशन करने के लिए या उनसे निकलवाने के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं होता, सबूत नहीं होते, इस वजह से उसका आधार लेना पड़ता है। मगर मौलिक अधिकार, सुनो, मौलिक अधिकार में यही तो कहा गया है कि जिस पर आरोप है उसका कन्फेशन मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। नहीं, कोर्ट में तो वो डिनाई कर देता है ना सर, बाद में जब जज के सामने खड़ा होता है। मगर वो सारा मामला तो तब तक उल्टा हो जाता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि फिर अपराध रेट कहाँ, अपराध रेट तो घट जाता है ना। दूसरी बात, जैसे अभी चर्चा की वजह से ये जानकारी अभी मुझे समझ में आई, बहुत बार उससे कन्फेशन दे दिया करके मान लिया जाता है। टेररिस्ट एक्टिविटीज में जो मुस्लिम्स इन्वॉल्व है, ज्यादातर ये जो चार्जशीट बनाए जाते हैं उसमें ये कन्फेशन को ही बहुत बड़ा आधार माना जाता है। मेरा कहने का जो मकसद ये था कि नहीं तो ये कानून गलत बनाया गया है, जो आतंकवाद के लिए जो कानून बनाया गया है वो गलत है। वो मौलिक अधिकार का उल्लंघन के ऊपर बनाया हुआ कानून है, जबकि चैप्टर नंबर 3 में आर्टिकल 13 में मौलिक अधिकार के उल्लंघन के लिए आपको ऐसा कानून नहीं बना सकते। मेरे कहने का मतलब है, मैं अभी बात अधूरी रह गई है, यूरोप और अमेरिका में थर्ड डिग्री उपयोग किए बगैर अपराध रेट घट क्यों, मतलब कम क्यों है? उसकी वजह यह है कि उनके पास सबूत इकट्ठा करने की अल्टरनेटिव व्यवस्था है, दूसरे विकल्प भी है। उन्होंने वो डेवलप किए। तो इंडिया में भी वो उन लोगों के साथ, अमेरिका और यूरोप के देशों के साथ में एग्रीमेंट किया जा सकता है। उस एग्रीमेंट के तहत वो ज्ञान और वो अनुभव वो प्रोवाइड कर सकते हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर ने जब मौलिक अधिकार के उल्लंघन की बात को लिखा तो क्या वो इसलिए लिखा कि अपराध भारत में बढ़ने चाहिए? वो ये जानते थे कि अमेरिका और यूरोप वालों के पास में जो अपराध किया जाता है, अपराध के बारे में ये कहा जाता है कुरान अखबार कि कोई न कोई सुराग छोड़ता है जी। कोई भी दुनिया में ऐसा अपराध नहीं होता है जिसका कोई सुराग नहीं होता, कोई सबूत नहीं होता है। बस वही पकड़ना है, वही ढूंढना है, और उसके बाद में उससे जानकारी लेना है जिसके ऊपर आरोप है। फिर उस जानकारी के आधार पर जांच करो तो ये पकड़ में आ जाती है बात। थर्ड डिग्री की जरूरत नहीं रहती है। मगर जो सिस्टम भारत में डेवलप किया गया 15 अगस्त 47 को केवल अंग्रेजों को भगाने का आंदोलन था ना, अंग्रेजों की व्यवस्था खत्म करने का आंदोलन कहा था। क्या खत्म किया? भारत का संविधान लागू होने के बावजूद भी अंग्रेजों की बहुत सारी बातें तो उन्होंने एज इट इज ब्राह्मणों ने अडॉप्ट की। पुलिस व्यवस्था ही अंग्रेजों की तरफ से आई। हाँ। तो अंग्रेजों की लगभग 40-50 देशों में कॉलोनीज थी और उन्होंने अलग अलग देशों के लिए अलग अलग पुलिस व्यवस्था बनाई। हाँ, वैसे भारत के लिए भी बनाई, मगर भारत की जो पुलिस व्यवस्था जैसे अंग्रेजों ने बनाई वैसे दुनिया में कहीं नहीं थी। यहाँ जितनी मानव अधिकारों के विरोध में काम करने वाली, जितना जाति और वर्ण को मानने वाली या उच्च नीचता को मानने वाली, सामाजिक द्वेष करने वाली जो पुलिस व्यवस्था भारत में अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई तो दुनिया में कहीं नहीं थी, और उसी को बरकरार रखा उन्होंने। वही सवाल है कि फिर अगर आजादी के बाद नेहरू के पास ये मौका था। अभी एक बात आपको बताता हूं, माउंटबेटन ने इस बात पर समझौता किया गांधी जी के साथ में जी कि बाबा साहब आम्बेडकर की ये बात लॉर्ड वेवेल ने एक्सेप्ट की कि हम भारत छोड़कर जाने के बाद केवल हिंदू मुसलमान को सत्ता ट्रांसफर नहीं करेंगे, सत्ता ट्रांसफर करते वक्त शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को भी सत्ता ट्रांसफर करेंगे और उसका कानूनन करेंगे। ये लॉर्ड वेवेल ने, गवर्नर जनरल ने, माउंटबेटन के पहले का जो गवर्नर जनरल था, रेडियो के अंदर स्पीच करके कहा। इस मुद्दे पर माउंटबेटन का और गांधी जी का समझौता हो गया
और गांधी जी ने इस बात को एडमिट किया कि भारत के विभाजन की बात को मैं मानता हूं, मगर मेरी एक शर्त है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को आजाद भारत में सेपरेट अलोकेटेड ना दिया जाए। अभी कल्पना करो कुमार, जी 131 मेंबर पार्लियामेंट है, ये अगर सेपरेट अलोकेटेड तो लागू होता तो आजाद भारत की कोई भी ब्राह्मणों की सरकार 131 लोगों के समर्थन के बगैर बन सकती थी। कोई भी कांग्रेस की सरकार एससी एसटी के समर्थन के बगैर बहुमत हासिल नहीं कर पाई। बीजेपी की कोई भी सरकार जो अभी दिल्ली में है वो एससी एसटी के सपोर्ट के बगैर अल्पमत में है जी। फिर भी वो कुछ भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव है, रियल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। इस बात को अंग्रेजों ने माना, इस बात को अंग्रेजों ने ना केवल माना बल्कि अभी भी अंग्रेज भारत का जो ब्राह्मण शासक वर्ग है उसको बचाने के लिए वो डायरिया पब्लिश नहीं कर रही है माउंटबेटन की, और माउंटबेटन की डायरिया पब्लिश नहीं कर रहे हैं वो क्या केवल अंग्रेज ही नहीं कर रहे हैं कि भारत सरकार ने उनके साथ इस मुद्दे पर कोई वार्ता की होगी गुप्त रूप से फॉरेन मिनिस्ट्री के द्वारा और उन्होंने अपने से ही कर दिया होगा, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। भारत सरकार ने अंग्रेजों के पास ये बात उठाई होगी और इसके बदले में कुछ फैसिलिटी भी भारत सरकार उनको देती होगी, कुछ समझौते करती होगी, कुछ भारत के हितों के विरोध में ब्राह्मणों ने अमेरिका से समझौते किए और इंग्लैंड से समझौते किए, खासतौर पर इंग्लैंड और अमेरिका। बाकी यूरोप के लोगों के साथ किए या नहीं किए इसके बारे में अभी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। तो जो आप कह रहे थे उस संदर्भ में मैं ये कहना चाहता हूं कि इस तरह से इन लोगों ने ये सारा सिस्टम ही एट्रोसिटीज के ऊपर खड़ा किया हुआ है, और एट्रोसिटीज ने जो दहशतवाद पैदा किया, जो आतंकवाद पैदा किया, जो ब्राह्मण लोगों ने आतंकवाद भारत में पैदा किया, ये तो भारत में शासक वर्ग बनने की एक शर्त है। भारत में ब्राह्मणों का शासन पर कब्जा है, ये उस आतंकवाद का भी एक नतीजा है। जो एससी एसटी के विरोध में वो तरीके अपनाते हैं वही तरीके उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ अपनाना शुरू कर दिया, तो मुसलमानों ने रिएक्शन करना शुरू कर दिया, तो रिएक्शन को वो आतंकवाद कह रहे हैं। कुमार जी सर, जो एससी एसटी के विरोध में रिप्रेसिव तरीके अपनाए जाते हैं वही तरीके उन्होंने मुसलमानों के विरोध में अपनाना शुरू कर दिया, तो मुसलमानों ने रिएक्ट किया, मुसलमानों ने इसका प्रतिरोध किया। अब जब प्रतिरोध किया तो प्रतिरोध को वो आतंकवाद का नाम दे रहे हैं। अगर प्रतिरोध आतंकवाद है तो 1857 में अंग्रेजों के विरोध में ब्राह्मणों ने जो किया था वो क्या था? वो आतंकवाद नहीं था। भगत सिंह के ऊपर तो राजद्रोह का मुकदमा चलाया था अंग्रेजों ने, वो तो उनको उसी तरीके से देखते थे। हाँ, तो ये बात जो है, ये बात हमको सिस्टम के साथ समझना होगा, और इस सिस्टम में इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन की लैकिंग है। इस लैकिंग को मैं आने वाले समय में नेशनल लेवल का बड़ा मुद्दा बनाना चाहता हूं। सर, जैसे अभी आपने कहा कि रिप्रेजेंटेशन की कमी है, तो एससी एसटी के जो ब्यूरोक्रेट्स जो है पुलिस सर्विसेज में एमबीसी को ये 27% रिजर्वेशन दिया, तो एमबीसी का 0% क्यों है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में? रोहिणी कमीशन के जो डाटा आया, रोहिणी कमीशन का जो थोड़ा डाटा सामने आया, उस डाटा में ये बात सामने आई कि नहीं कि एमबीसी का 0% है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में? जी सर। तो एससी एसटी का तो मैं ऐसा मानता हूं कि सामाजिक न्याय जो है, सामाजिक न्याय को पुनर्परिभाषित करने की जरूरत है। ये सामाजिक न्याय को डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में कन्वर्ट करना होगा जी। और जाति आधारित गिनती जो है ओबीसी की करनी होगी, एससी एसटी की हो ही रही है, और उसके आधार पर एबीसीडी बनाया जाए जी। और संख्या के अनुपात में उनको उनका राइट दिया जाए। एक तो ये काम करना चाहिए। दूसरा, आइडेंटिफाई करना चाहिए
क्योंकि अल्टीमेटली ये जो चर्चा हम कर रहे हो तो सामाजिक न्याय से रिलेटेड है। तो अल्टीमेटली हम लोगों को कि उनका रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं है, केवल अपर लेयर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों ने वो सारा अधिकार उनका छीन लिया। ये तो ब्राह्मण लोगों ने एमबीसी के लोगों को ओबीसी के विरोध में भड़काकर इस्तेमाल करने के लिए प्रोपेगेंडा है। ये न्याय करने का एजेंडा नहीं है। न्याय करने का तरीका क्या है, क्या कारण है कि इनका जीरो रिप्रेजेंटेशन है, तो आपको पता चलेगा। वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, और उनका बच्चा बहुत ज्यादा हुआ एमबीसी का, मैट्रिक तक जाता है, और मैट्रिक पढ़ने के बाद में फिर वो माँ बाप डिसाइड करते हैं ये पढ़े लिखे कर क्या करोगे, कि ये हमारा जो बाल काटने का धंधा है वो कर लो तो कम से कम रोजगार मिलेगा। किसी को ग्रेजुएट होने के बाद रोजगार तो मिल नहीं रहा है। ग्रेजुएट होने के बाद भी अगर मान लो तुमको बाल काटना ही है तो फिर मैट्रिक होने के बाद ही करो। ये कहानी आपको पता है ना, गुजरात की। एक जज ने अपने बेटे के लिए ऐसा कहा जी सर। तो रियलिटी है ना जी। तो ये करना होगा, ये फैसिलिटी जो है ये उसकी बीमारी को आइडेंटिफाई करना होगा और उसके इलाज की व्यवस्था करनी होगी। तो नरेंद्र मोदी ओबीसी का प्रधानमंत्री बना, उसने किया नहीं, मगर अपने को एमबीसी प्रोजेक्ट करता रहा और एमबीसी का फायदा लेता रहा, वोट भी लेता रहा। एमबीसी, नरेंद्र मोदी गुजरात में एमबीसी नहीं है, मगर दूसरे राज्यों में एमबीसी है, उसका फायदा लेता रहा। ये व्यवसायिक जाति है, ओबीसी की व्यवसायिक जाति है। सर जैसे अभी आपने कहा कि एट्रोसिटीज की बात कही, तो एससी एसटी के विरोध में पुलिस का जो रवैया है वो शुरू से ही दिखाई देता है, और सबूत मिटाने का मामला हो, जैसे हम हाथरस की घटना में देखते हैं, तो एससी एसटी के विरोध में बहुत ज्यादा पुलिस की कार्रवाई होती है या पुलिस का वैसा चरित्र दिखाई देता है। तो क्या ये समाज की संरचना पुलिस प्रशासन में भी लागू है जिस वजह से ऐसा हो रहा है? मौलिक बात क्या है कि समाज की जो जातीय संरचना है जी, वो केवल जातीय संरचना नहीं है ना। जैसे आदिवासी के साथ सेग्रीगेशन की वजह से उनके साथ एट्रोसिटी होती है, वहां जाति का मुद्दा नहीं है। जी। शेड्यूल कास्ट के साथ जाति के आधार पर एट्रोसिटी नहीं होती है, अस्पृश्यता के आधार पर। जी। जाति के आधार पर एमबीसी और ओबीसी के साथ एट्रोसिटी होती है, और इसके लिए अभी तक कोई कानून नहीं बना। 75 साल हो गए आजादी को, जाति के आधार पर कोई कानून नहीं बना, क्योंकि जैसे ही जाति के आधार पर कानून बनता है तो 52% ओबीसी ब्राह्मणी व्यवस्था के विरोध में खड़ा हो जाएगा, तो कानून ही नहीं बनाया। सर बात पुलिस के चरित्र की हो रही है। नॉर्मल सिचुएशन में भी अगर कोई साधारण सी भी बात के लिए अगर पुलिस के पास लोग जाते हैं तो पुलिस उनको बहुत ज्यादा प्रताड़ित करती है। उनके साथ ही पुलिस के जो इमेज है भारत में जी, वो जो है अन्याय करने वाला सेंटर है, जबकि रूल ऑफ लॉ लागू करने वाली मशीनरी है वो। तो पुलिस थाने में जाने से डरते हैं। हाँ, पुलिस स्टेशन के बाहर ही अमेरिका में और यूरोप में और लंदन में और यूके में जब किसी व्यक्ति ने आरोप किया तो वो अपनी हैट उठाकर उसको ये करके फिर उसके साथ बात करता है। तो ये तो वहां की सरकार ने लागू किया तब होगा ना जी। यहाँ ऐसा कुछ होता है क्या? नागरिक जो है वो लोकतंत्र का मालिक है, उसके तरह उसके साथ व्यवहार होना चाहिए ना। ऐसा तो होता नहीं है। सांप्रदायिक दंगों की भी न्यायपालिका एनफोर्स करने वाली सबसे ज्यादा बड़ी मशीनरी है, पहले नंबर की सबसे ज्यादा ताकतवर है। तो न्यायपालिका ने ऐसा कोई काम ही नहीं किया,
आज तक कोई काम नहीं किया। न्यायपालिका के ही जज ये कहते कि पुलिस जो है, सीबीआई जो है, कोर्ट की तक नहीं सुन रही, तो सामान्य लोगों की क्या सुनती होगी? ये जस्टिस रमन्ना और अगर मेरा ये कहना है कि अगर चीफ जस्टिस ने ऐसा बयान दिया, चीफ जस्टिस ने, तो देश में क्या मैसेज जाएगा? देश में क्या मैसेज जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट भी नागरिकों की रक्षा करने के लायक नहीं। तो मैं कुछ हद तक चीफ जस्टिस का ये बयान गलत मानता हूं। इससे हिंसा करने के लिए लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा, हथियार उठाने को प्रोत्साहन मिलेगा। जी, लोग खुद से ही अपना न्याय करने की कोशिश करेंगे। फिर तो लोग अरे चीफ जस्टिस खुद ऐसे कह रहा है, फिर हम किसे न्याय मांगे? जबकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। जी, सेल्फ कॉग्निजेंस का भी पावर उनके पास है। अभी बीच में सर प्रधानमंत्री के द्वारा जो प्रोबेशनरी आईपीएस ऑफिसर्स होते थे, उनकी भी एक मतलब मीटिंग हुई, और उसमें भी उन्होंने इस बात को दोहराया कि आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, और लोगों का पुलिस पर जो भरोसा है वो बनाने के लिए आपको काम करना चाहिए। तो लगातार ये बातें न्यायपालिका के द्वारा हो रही है, देश के प्रधानमंत्री के द्वारा हो रही है, मीडिया भी इसके लिए बात करता है, मगर पुलिस का जो चरित्र जो है, ये किसी भी तरीके से प्रो मतलब जो है सिविलियन नहीं होता है। हमने लॉकडाउन के दौरान भी पुलिस की ब्रूटैलिटी देखी तमिलनाडु में, तो 2 लोगों की जान तक गई, इतना ज्यादा लाठीचार्ज वहां पर हुआ। अभी भी काफी सारा जगह देखा देते कि मास्क नहीं लगाए उसके लिए फाइन होता है। बहुत सारी चीजों के लिए पुलिस जो है डंडा चलाती है। नहीं, पुलिस चौकी में अगर मृत्यु होता है तो अगर साल में कम से कम एक पुलिस वालों को फांसी की सजा हो, अगर इतना सारा है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास तो पावर है ना। तो कम से कम पुलिस वालों को साल में एक बार एक आदमी को फांसी की सजा हो पुलिस वालों को, और वो टाइम बॉन्ड जो है उसको फांसी उसको मिलनी चाहिए। सर ऐसी कहावत है, देसी कहावत है कि बिल्ली के दांत अपने बच्चे को नहीं लगते। तो क्या न्यायपालिका और पुलिस जो एक दूसरे के इंटरेस्ट को राजनीति के तौर पर प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ऐसी कोई बात करेंगे? नहीं, यदि अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि हम भी व्यवस्था का पार्ट एंड पार्सल है, तो ये चिल्लाने की बातें चीफ जस्टिस क्यों कह रहे हैं? सर दिखाई तो वही दे रहा है। नौटंकी है क्या? फिर ये चीफ जस्टिस का ये बयान नौटंकी माना जाए क्या? चीफ जस्टिस का बयान फिर नौटंकी माना जाए, इसका मतलब तो ये होगा। मैं दूसरी और एक बात कहना चाहता हूं कि चीफ जस्टिस के पास जो पावर है संविधान ने दिए, वो पावर अमल में क्यों नहीं आ रहे? तो वही सवाल, हमारा सवाल वही आपसे है कि ये केवल लिप सिंपैथी है, जुमलेबाजी, बयानबाजी है? नहीं, फिर अल्टीमेटली हम लोगों को एनालिसिस करना होगा कि देश का रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम में खामी है, क्योंकि फिर वो चीफ जस्टिस को जो काम करना है वो काम कर नहीं रहा है। तो रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम ने अगर काम किया होता तो फिर जुडिशरी के अंदर से ये अपेक्षा करने की जरूरत ही नहीं होती। मेरा कहने का मतलब है कि जुडिशरी के द्वारा इस पर इफेक्टिव कंट्रोल किया जा सकता है, मगर जुडिशरी इस बात को गंभीरता से ले और 24 घंटे की मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप करे, और वो मॉनिटरिंग के लिए एक सुप्रीम कोर्ट का 2 नंबर का जज जो चीफ जस्टिस अगले बार बनने वाला है, उसके निगरानी और नियंत्रण में वो चलने वाला डेली हियरिंग होनी चाहिए उसकी। इस मुद्दे पर डेली हियरिंग होनी चाहिए जी। अगर डेली हियरिंग की सिस्टम डेवलप कर दिया जाए तो डेली इनके सामने मामले आएंगे, डेली इसके बारे में फैसले होंगे। जब ऐसा सिस्टम सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस बनने वाला है अगली बार, उसके निगरानी में अगर ये मामला बनाया जाता है तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग मैसेज चला जाएगा कि जो पुलिस चौकी में लोगों को मदद करने के लिए जो मशीनरी बनाई जाएगी उस पर निगरानी करने का काम चीफ जस्टिस करेंगे। चीफ जस्टिस के बाद जो दूसरे नंबर का जज है वो करेगा। सर अभी एक सवाल आपसे ये है कि कोई भी नागरिक या जनता, कोई सामाजिक संगठन
जो अलग अलग मुद्दे जिनकी वजह से वो परेशान होते हैं, सामाजिक मुद्दे, राजनीतिक मुद्दे, महंगाई है या कोई आंदोलनात्मक मुद्दा है, तो सरकार के विरोध में जब कोई जनता प्रदर्शन करती है, आंदोलन करती है, तो उनका सबसे पहला टकराव जो होता है वो प्रशासन से होता है, और प्रशासन के रूप में सबसे पहले उनके सामने पुलिस खड़ी होती है। तो अंग्रेजों के समय में ऐसे होता था। ये जो पुलिस की जो भूमिका है कि जनता का विद्रोह दबाने के लिए वो काम करते हैं। आपने भी काफी बार कहा है कि जिसकी सरकार होती है उसी की पुलिस होती है। और अभी तो चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते हैं, या अभी हमने देखा कि पिछले 3-4 सालों से सीए, एनआरसी के आंदोलन चल रहे हैं, तो खुलकर यूए, पीए, एनएसए, सेडिशन के चार्जेस लगाए जा रहे हैं। और ये सारा करने के लिए प्रशासन में पुलिस की बहुत बड़ी भूमिका रही है। अभी खासतौर पर उत्तर प्रदेश के चुनाव सामने आए हैं, तो चुनाव को ध्यान में रखकर अपनी पॉलिटिकल राइवरी को खत्म, मतलब राइवरी निकालने के लिए सरकार के द्वारा अपने विरोधी लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे दायर करना, झूठे केसेस सुन के लगाना, ऐसे काफी सारे मामले सामने आए हैं। किसान आंदोलन में भी ये बात देखने को मिली है। किसान आंदोलन हो या बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, तो इसमें पुलिस की जो भूमिका होती है ये पॉलिटिकल इशारों पर नाचने वाली बनती है, जिसकी कीमत आंदोलन करने वाले लोगों को चुकानी पड़ती है, उनको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ते हैं। मतलब फिर इसका जो आप कह रहे हैं, फिर हम लोग काहे के लिए पुलिस को जिम्मेदार माने? जी, फिर तो जो आप कह रहे हैं उसके अनुसार फिर पुलिस को जिम्मेदार नहीं माना जाना चाहिए। फिर तो जो मुख्यमंत्री है राज्य का, वो इसके लिए जिम्मेदार माना जाना चाहिए और फिर उसको अकाउंटेबल बनाना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ऐसी निगरानी तंत्र विकसित करे जिसमें मुख्यमंत्री को हर 3 महीने में जवाबदेह बनाया जाए। जो होम मिनिस्टर है, जिसके नियंत्रण में पुलिस की ऑफिशियली व्यवस्था है, हम उसको भी इसके लिए नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन का प्रमुख जो है वो मुख्यमंत्री है जी, वो उसके लिए अकाउंटेबल हो। तो केवल लॉ एंड ऑर्डर का मामला केवल गृह मंत्रालय का मामला नहीं ना जी, लॉ एंड ऑर्डर का मामला सारे मंत्रालयों के अधीन। जैसे भी हाथरस में कांड हुआ सर, रूल ऑफ लॉ जो है, रूल ऑफ लॉ केवल गृह मंत्रालय में थोड़ी लागू करना है। रूल ऑफ लॉ जो है वो तो सारे मंत्रालय के अधीन लागू करना है ना। जैसे अभी हाथरस का कांड हुआ, तो पुलिस ने देर रात जाकर परिवारों को बंदी बनाकर उनके मनीषा के पार्थिव को पेट्रोल डालकर, घासे डालकर जलाया। और एडीजी जो है उत्तर प्रदेश के, वो ये आकर ये कहते कि कोई बलात्कार की पुष्टि नहीं हुई है, कोर्ट में मामला चल रहा था, उससे पहले उन्होंने सरकार को क्लीन चिट देने का काम किया। तो ऐसे काफी सारे मामले सामने आते हैं। तो एडीजी के ऊपर किसी प्रकार का कोई केस हुआ? इतना पब्लिकली बयान दिया उसने जी, एडीजी के ऊपर तो कोई केस हुआ नहीं अभी तक। अभी जैसे महाराष्ट्र में ही 2018 को भीमा कोरेगांव राइट जो 200वीं शताब्दी का कार्यक्रम था, उसमें भी बहुत बड़ा फसाद हुआ। उसमें भी पुलिस की भूमिका जो थी वो दंगाइयों के समर्थन में थी, मगर किसी भी पुलिस कर्मचारी पर वो पुलिस निगरानी और नियंत्रण में भीमा कोरेगांव का फसाद हुआ। सर देश भर में होता होगा ना, अगर और मगर ये पुलिस वालों ने ऐसा काम किया, उससे ऐसा करवाया गया, उन्होंने अपने से नहीं किया जी, उनसे ऐसा काम करवाया गया। वो काम करवाया गया मुख्यमंत्री फडणवीस ने करवाया। ये तो बात मैंने जब परिवर्तन यात्रा का समारोह सत्र था उसमें मैंने बताया। ये जिस पीआई के नियंत्रण में उसको प्रमोशन मिला। हाँ, स्टेट लेवल का फसाद करवाने की योजना थी फडणवीस की जी। महार और मराठा लोगों का फसाद करवाने का बहुत बड़ा लक्ष्य था। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट और मुसलमानों का फसाद करवाया था, तो सारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट जो है वो बीजेपी को ज्वाइन कर दिए थे। वैसे ही मराठा लोगों को बीजेपी ज्वाइन करवाने के लिए और राष्ट्रवादी को खत्म करने के लिए ये प्लान बनाया गया था। तो सर पुलिस राजनीतिक भूमिका पर ज्यादा काम करती हुई दिखाई देती है, तो उसके लिए नियंत्रण, निगरानी का या चेक एंड बैलेंस का क्या सिस्टम होगा? क्योंकि न्यायपालिका जुडिशरी के पास आर्टिकल 32 के तहत जो पावर है वो काम जुडिशरी कर नहीं रही। चेक्स एंड बैलेंस के लिए ये अधिकार है ना जुडिशरी के पास। जुडिशरी के पास पावर है, वो काम कर नहीं रही है। और जुडिशरी का जो चीफ जस्टिस है, हेड है, वो बयानबाजी कर रहा है। एक गैर जिम्मेदार बयान है। ये चीफ जस्टिस का बयान गैर जिम्मेदार है। लेकिन क्या इस बयान को हम चीफ जस्टिस के ऊपर आरोप लगा रहा हूं, ये गैर जिम्मेदार बयान है, क्योंकि इससे लोगों के मन में निराशा भाव पैदा होगा, हथियार उठाने की भावना पैदा होगी।
कि जब जुडिशियरी हमारी रक्षा नहीं कर सकती तो फिर हमें अपने हथियार उठाकर अपनी रक्षा करनी चाहिए। ये चीफ जस्टिस का गैर जिम्मेदार बयान है। मेरी कोई दुश्मनी नहीं है चीफ जस्टिस के साथ में जो ऐसा कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जब आपके पास पावर है तो आप एक्सरसाइज क्यों नहीं कर रहे? जी, एक जिम्मेदार नागरिक के तहत आपको संविधान ने अधिकार दिया ना। आप जब अधिकार यूज करोगे तो उसे संवैधानिक माना जाएगा। वामन मेश्राम यूज करेगा उसको गैर संवैधानिक माना जाएगा। नागरिक जब हथियार उठाकर न्याय करेगा तो असंवैधानिक होगा कि नहीं होगा? असंवैधानिक होगा। अगर यही काम जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के द्वारा सख्ती से अमल करने की कोई व्यवस्था, निगरानी की व्यवस्था अगर बनती है तो निश्चित रूप से चेकाएगा। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि नागरिकों के मौलिक अधिकार की हर हालत में रक्षा करे। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा में ये बात कही थी कि आर्टिकल 32 जो है ये संविधान का प्राण तत्व है। तो अगर आर्टिकल 32 प्राण तत्व है तो उसके तहत तो सुप्रीम कोर्ट को पावर है। अगर सुप्रीम कोर्ट उसका उपयोग नहीं करती है तो वो प्राण तत्व जो है वो विलीन हो जाएगा, प्राण तत्व खत्म हो जाएगा। लेकिन सर क्या इस बयान को सकारात्मक तरीके से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि अब तक ये चर्चा भी नहीं हो रही जो है, जो व्यवस्था चलाने वाले लोग साधु लोग हैं, महात्मा लोग हैं, संत लोग हैं, है? और अगर मान लो साधु संत और महात्मा होते तो फिर ये होता ही नहीं ना जी, ये तो होता ही नहीं। ये हो रहा है तो जो राजनीतिक लोग हैं उनके पास इतना विल पावर नहीं है सत्ता होने के बावजूद भी कि वो जो प्रभावशाली लोग हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करे। सर अभी उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव के दौरान एसपी तो झापड़ मारा गया। वो वीडियो काफी वायरल भी हुए थे। ब्लॉक पंचायतों के या जिला अध्यक्ष चुने जाने थे, पंचायतों के अध्यक्ष के चुनाव हो रहे थे तो एक एसपी को बीजेपी का ही कार्यकर्ता झापड़ मारते हुए दिखाई दिए। तो इतना ज्यादा अगर पुलिस वहां पर हतबल है कि एसपी के ऊपर मतलब एट्रोसिटी हो रही है। इसका वजह यह है कि पुलिस को आंतरिक दृष्टि से सारी जानकारी है कि सरकार के इशारे पर ही सब कुछ हो रहा है जी, और सरकार अंतिमता जनता का पक्ष लेगी। चुनाव है, वो पुलिस का समर्थन नहीं करेगी और पुलिस को टेम्पररी ज्यादा से ज्यादा वो कैसे है कि सरकार तो हमारे ट्रांसफर कर देगी। तो पुलिस वालों के पास बहुत सारा तजुर्बा है ना पूर्व का, इसलिए वो ज्यादातर मतलब समझौता करते हैं और जब उनको मौका मिलता है तब वो अपना गुस्सा जनता के ऊपर निकालते हैं। तो ये जो पुलिस प्रशासन है ये ओवर पॉलिटिकलाइज हो गया है। जी बिल्कुल। ये रूल ऑफ लॉ के लिए 0% काम करता है, एंटी रूल ऑफ लॉ के लिए काम करता है। पुलिस चौकी मौलिक अधिकारों के रक्षा के केंद्र नहीं है, बल्कि पुलिस चौकी जो है ये रूल ऑफ लॉ का उल्लंघन करने वाले केंद्र है। और ये केंद्र जिनको संविधान ने अधिकार दिया उन लोगों ने किसी प्रकार की कोई सक्रिय व्यवस्था निर्माण नहीं की, चेक्स एंड बैलेंस की, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। ये खाकी और खादी देश में बहुमत का शासन चल रहा है, रूल ऑफ लॉ का शासन नहीं चल रहा है। जी बिल्कुल सही सर। तो सर ये खाकी और खादी का जो मामला देश के अंदर बना हुआ है कि चाहे खादी के पास जाओ या खाकी के पास जाओ दोनों ही एंटी पीपल है, एंटी नेशनलिस्ट है, तो इसका विकल्प क्या है? देखो एक बात तो हमको जानना होगा कि कोई राजनीतिक दल चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो जनता से चंदा लेकर चुनाव लड़ते हैं? नहीं लड़ते ना। नहीं। उद्योगपतियों से पैसा लेकर चंदा लेकर के चुनाव लड़ते ना। तो एक कानून बना दिया जाए कि कोई भी राजनीतिक दल को किसी भी उद्योग घराने से कोई पैसा लेने का अधिकार नहीं होगा।
पहले तो ऐसे ही था। तो उससे क्या होगा, चुनाव लड़ने के लिए तो पैसा लगेगा। मगर सर काले धन का इस्तेमाल ज्यादा होता है, ऑन रिकॉर्ड बहुत कम पैसा लिया जाता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जनता के ऊपर निर्भर किया जाए, ऐसा कानून बनाया जाए कि जनता से पैसा लेकर ही चुनाव लड़ सकते। वो तो पॉलिटिकल पार्टियां हर साल इलेक्शन कमीशन को अपना ऑडिट रिपोर्ट देती है कि हमने इतनी मेंबरशिप की, इतना आया, 20,000 वो तो आपको पता है वो ऑडिट रिपोर्ट में क्या होता है और चुनाव आयोग क्या करती है। तो सर कानून बनाने के बाद में भी चुनाव आयोग को तो ये लोग सरकार चला रही थी, मगर टीएन सेशन के दौरान तो नहीं चला रही थी ना। देखो आपको एक उदाहरण बताता हूँ, कानून उस समय भी चुनाव आयोग का वही था और चुनाव आयोग का कानून अभी भी वही है, मगर टीएन सेशन के दौरान 0% पॉलिटिकल हस्तक्षेप था कि नहीं जी। इसका मतलब है चीफ इलेक्शन कमिश्नर चाहे तो कर सकता है, कानून के पास पावर है और सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको समय समय पर अधिकार प्रोटेक्ट किया। सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह से उपयोग करना चाहिए अपने पावर का। हेड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो है उसके पास पावर है, पहल करे, जुडिशियल एक्टिविज्म जो है रूल ऑफ लॉ के लिए लागू करे। भारत में सबसे ज्यादा खराब अगर कोई स्थिति है वो रूल ऑफ लॉ की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। लोकतंत्र का फंडामेंटल प्रिंसिपल है रूल ऑफ लॉ और इसके लिए कोई जुडिशियल एक्टिविज्म होती नहीं है। तो कोई सिविल मूवमेंट इसके लिए कोई बनाई जाती है क्योंकि लोग पीड़ित है तो लोगों को पहल करनी चाहिए। संवैधानिक अधिकार है ना, संवैधानिक अधिकार है सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट अगर इसके लिए पहल करती है तो ये काम हो सकता है, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन सिस्टम कोलैप्स हो गया भारत का। भारत का जो रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम है ये पार्टी रिप्रेजेंटेशन हो गया ना जी। पार्टी जिनको टिकट देती है वो चुन कर आता है, पार्टी जिनको टिकट नहीं देती है वो जीरो हो जाता है। शत्रुघ्न सिन्हा का उदाहरण ले लो, क्या हुआ जब अटल बिहारी वाजपेयी था तो तब तो वो मंत्री भी था और इफेक्टिव भी था। नरेंद्र मोदी ने उसको जीरो कर दिया जी, बहुत लोगों को जीरो कर दिया नरेंद्र मोदी ने और कुछ नहीं हुआ। तो पार्टी सिस्टम हो गया है, पार्टी रिप्रेजेंटेशन हो गया है। अमेरिका में सीनेट में जब बहस चलती है वहां कानून है राष्ट्रपति सीनेट में प्रवेश तक नहीं कर सकता। वो ऐसा मानते हैं कि फ्री एंड फेयर डिस्कशन प्रभावित होता है और बहुत बार सीनेट जो है वो फैसले करती है राष्ट्रपति के खिलाफ। जी। और वहां कोई जो सीनेटर है वो कोई बंधुआ मजदूर नहीं है। जी बिल्कुल, ये चर्चा ऐसे ही चलती रहेगी जैसे जैसे इस पर अपडेट्स आते रहेंगे। लेकिन जस्टिस रमन्ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस रमन्ना, इनका जो बयान है, मेश्राम साहब ने कहा है कि वो निराशा फैलाने वाला बयान है। भारत की जो पूरी रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम है वो कोलैप्स हो गई है और इसमें जुडिशरी को हस्तक्षेप करके उनके पास जो विशेषाधिकार है, उनके पास जो कानून मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के जो अधिकार है उन अधिकारों को उन्होंने अमल में लाना चाहिए। लेकिन जुडिशरी भी ऐसे करते हुए दिखाई नहीं देती। इससे समाज में जो है वो निराशा फैल सकती है और लोग जो है वो खुद ही अपने से न्याय करके एक सिविल वॉर की दिशा में देश जा सकता है। तो ये बहुत बड़ा खतरा है। इस खतरे की घंटी को अभी समझकर न्यायपालिका में बैठे हुए जो जज है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उन्होंने पहल करनी चाहिए, अन्यथा देश सिविल वॉर की तरफ बढ़ेगा। मैं मेश्राम साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने समय दिया और इतनी महत्वपूर्ण चर्चा, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमें और हमारे दर्शकों को देने का काम किया। मैं कुमार काले सर का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमें समय दिया। इन दोनों का आभार व्यक्त करते हुए ये चर्चा हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। इस पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए। शुक्रिया।